तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही सस्पेंस और डरावनी मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ जिसका नाम है ब्रह्म युगम। इसे देखते वक्त आपका टाइम कब पास होगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो चलिए बिना देर करे मूवी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 17वीं सदी से, जहाँ हम राका और नारू को देखते हैं जो कुछ व्यापारियों से बचकर जंगल में भागते हैं। और रात होने के कारण वो जंगल में आगे नहीं बढ़ पाते और रात गुजारने के लिए वो आग जला लेते हैं। जंगल में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। तब राका नारू से कहता है कि नारू, इस जंगल में जरूर कुछ अजीब है, इसलिए कुछ भी हो जाए हमें आग को नहीं बुझने देना चाहिए। पर कुछ समय बाद ये दोनों सो जाते हैं और आग बुझ ही जाती है। तभी राका की आंख खुलते हैं तो देखता है कि नारू का कोई अता पता नहीं था। और इस घने जंगल के अंधेरे में नारू को ढूंढने लगता है, आवाज लगाता है और उसे नारू एक जगह पर मिल जाता है। पर तब नारू एक पेड़ की तरफ अजीब ढंग से देखे जा रहा था। तब राका उसके पास आता है और वो देखता है कि सामने जो पेड़ है उसके अंदर से एक औरत बाहर आ रही है। तब राका डर कर कहता है कि ये यक्षिणी है। यक्षिणी मतलब जंगल में भटकने वाली आत्माएं जो पेड़ों में रहती है। और राका डर के मारे पीछे हटता है और वो यक्षिणी नारू के पास आती है और उसे पकड़ लेती है। तब राका नारू को बुलाता है और यक्षिणी राका की तरफ घूर कर देखने लगती है और राका उसका ऐसा रूप देखकर वहां से भाग जाता है। और नारू यक्षिणी के पीछे घने जंगल में चलता हुआ जाता है क्योंकि यक्षिणी ने उसे अपने वश में कर लिया था। जंगल के काफी घने हिस्से में आने के बाद यक्षिणी एक पेड़ के पास बैठकर नारू को अपने पास बुलाती है और अपनी बाहों में भरकर उसे बेरहमी से खा जाती है। अगले दिन हम राका को देखते हैं जो रात को भागते हुए एक पत्थर के नीचे ही सो गया था। वो तुरंत पूरब की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन आगे उसको एक नदी लगती है जिसका प्रवाह बहुत ही ज्यादा था, इसलिए राका आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए वो बेचारा वापस से जंगल में भटकने लगता है। भटकते हुए वो जंगल के बीचों बीच वाली एक पुरानी सी हवेली में जा पहुंचता है। उस हवेली में उसे कोई नहीं मिलता, पर उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए वो बाहर पड़े नारियल को खाने लगता है। तभी उसे उस हवेली का रसोइया पकड़ लेता है और उस हवेली के मालिक के सामने पेश करता है। तब राका कहता है कि वो पेशे से गायक है और राजा के लिए गीत गाया करता था, लेकिन युद्ध छेड़ने पर वो पूरब की तरफ भाग गया। तब हवेली का मालिक, जिनका नाम होता है वीरू भाई, और राका को कहते हैं कि अगर सच में तुम गायक हो तो चलो मुझे कोई गीत गाकर सुनाओ। तब राका एक मधुर गीत वीरू भाई को सुनाता है जो उन्हें बहुत पसंद आता है। तब वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारा गीत बहुत ज्यादा पसंद आया है, तुम भोजन करके जाना और तुम चाहो तो कुछ समय के लिए यहाँ रुक भी सकते हो और जब हम कहें तो हमें गीत सुना देना। तब राका डरते हुए कहता है कि नहीं मालिक, मुझे जाना ही होगा। पर वीरू भाई को राका की ये बात अच्छी नहीं लगती और वो कहते हैं कि किसी की मदद को ठुकराना तिरस्कार के बराबर होता है और हमारा तिरस्कार आज तक किसी ने नहीं किया। तब हवेली का रसोइया कहता है कि चुपचाप मालिक की बात मान लो और कुछ समय यही रह लो। और राका उनकी बात मान जाता है। उसके बाद रसोइया राका को उसके कमरे की तरफ ले जाता है जो रसोई के पास ही था। राका देखता है कि इतनी बड़ी हवेली में वीरू भाई और रसोइया के अलावा कोई भी नहीं था। पूरी हवेली सुनसान पड़ी थी। राका अपने कमरे में जाता है जहाँ पर दक्षिण दिशा में एक लंबी सी गली जा रही थी। तब रसोइया कहता है कि ये हवेली का प्रतिबंधित हिस्सा है, यहाँ पर कभी भी मत जाना। तभी राका को हवेली के ऊपर के हिस्से से अजीब अजीब सी आवाजें आती है और राका रसोइया से इस आवाज के बारे में पूछता है। तब वो कहता है कि इस हवेली के ऐसे बहुत से कमरे हैं जो सदियों से खुले नहीं है, इसलिए इस तरह की आवाजें यहाँ आती रहती है। जिसके बाद रसोइया राका को बताता है कि इस हवेली में इधर उधर मत भटकना। तुमसे पहले यहाँ पर एक वैद्य रहा करते थे जो हवेली के दक्षिण हिस्से में गए और आज तक वो कभी भी वापस नहीं आए। अब रात को राका वीरू भाई को गाना सुनाता है
और रसोइया चुपचाप खाने की थाली लेकर हवेली के ऊपर वाले हिस्से में जा रहा होता है, जहां से दिन के समय राका को अजीब सी आवाजें आई थी। कुछ समय बाद राका पेशाब करने के लिए हवेली के पीछे जंगल में जाता है, लेकिन वहां पर जाकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारी लाशें दफन होती है। राका डर के मारे वापस हवेली में आ जाता है, जिसके बाद वो अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तब उसे फिर से हवेली के ऊपर वाले हिस्से से डरावनी आवाजें आती हैं। उससे रहा नहीं जाता और वो ऊपर देखने जाता है, जहां से रसोईया भी गया था। ऊपर जाकर वो छानबीन करने लगता है। तभी वो एक जंजीर से टकराता है, जो एक दरवाजे की तरफ जा रही थी। राका डर कर वहां से भाग जाता है। अब अगली सुबह राका वीरू भाई के पास पहुंचता है, जो आंगन में बैठकर चौसठ खेल रहे होते हैं, जिसमें पासों को फेंक कर अपनी बोटियों को चलाना होता है। वीरू भाई राका को पासे देकर अपने पास खेलने के लिए बिठाता है। राका खुशी खुशी खेलने के लिए बैठ जाता है, लेकिन खेल शुरू करने से पहले वीरू भाई राका के सामने एक शर्त रखते हैं कि उसे अपना कुछ दांव पर लगाना होगा। तब राका कहता है कि मालिक, मेरे पास इस धोती के अलावा कुछ भी नहीं है। तब वीरू भाई उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास समय है, जो तुम इस खेल में दांव पर लगा सकते हो। इस खेल में तुम जीते तो तुम यहाँ से जा सकते हो, और अगर मैं जीता तो तुम्हें जीवन भर यही रहना होगा। ये बात सुनकर राका एकदम से चौंक जाता है और खड़े होकर बोलता है कि नहीं मालिक, मुझे क्षमा करे, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे माफ कीजिएगा, पर मैं एक खेल नहीं खेल सकता। वीरू भाई दुखी मन से हाथ आगे करके राका से पासे मांगते हैं, लेकिन राका जैसे ही पासे उन्हें देता है, वीरू भाई ऐन वक्त पर अपना हाथ हटा लेते हैं, जिसके कारण पासे सीधा 64 की बोर्ड पर जाकर गिरते हैं। तब वीरू भाई हंसते हुए राका से कहते हैं कि अरे, तुमने तो पासे फेंक दी, और अब इस खेल के मुताबिक तुम्हें अब एक खेल खेलना ही पड़ेगा। राका वीरू की इस चाल को देखकर दंग रह जाता है। उसके बाद खेल शुरू होता है, जिसमें कभी राका तो कभी वीरू भाई खेल जीत रहे होते हैं, लेकिन खेल के खत्म होते होते राका जीतने लगता है और खेल की आखिरी चाल वीरू भाई की होती है। वो कहते हैं कि अगर मेरी पासों पर 12 अंक आया तो तुम हार जाओगे। वो पासे फेंकते हैं और 12 अंक की जगह 6 और 1 अंक आता है। राका मन ही मन बहुत खुश होता है, लेकिन तभी पता नहीं कैसे वीरू भाई अपनी आंखों से पासों को इशारा करते हैं और अपने आप ही एक अंक वाला पासा पलटकर 6 अंक पर आ जाता है। ये दृश्य देखकर राका की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो वीरू भाई से कहता है कि ठीक है मालिक, मैं आज से यही रहूंगा। उसके बाद राका रसोई के पास पहुंचता है। तब रसोईया राका से बोलता है कि अब तू मालिक के साथ 64 भी खेलने लगा। तब राका बोलता है कि उन्होंने कहा इसलिए मैं खेला। मैं बहुत नसीबवान हूँ कि उनके साथ मुझे 64 खेलने का मौका मिला। तब रसोईया कहता है कि ओ वीरू भाई बहुत कपटी है, धोखेबाज है, उन पर ज्यादा भरोसा मत करना। तब राका उसे कहता है कि अरे नहीं, वीरू भाई बहुत अच्छे इंसान है, उनके चेहरे पे बहुत तेज है, बहुत ज्ञानी ब्राह्मण है वो। उसकी बातें सुनकर रसोईया उसे कहता है कि तुम नीच जाति के मुझे सिखाओगे। ये सुनकर राका को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं मालिक का अतिथि हूँ, कि आप भूलिएगा नहीं। रात को वीरू भाई मांस खा रहा था और वही नीचे बैठा राका किसी सोच में डूबा होता है। तब वीरू भाई उसे कहते हैं कि खाने के बाद हम तुम्हारा गीत सुनेंगे, तुमने खाना शुरू क्यों नहीं किया? खाना शुरू करो, नहीं तो दुर्बल हो गए तो हम तुम्हारी माँ पारो को क्या जवाब देंगे। राका एकदम चौंकते हुए कहता है कि लेकिन मैंने तो कभी आपको मेरी माँ के बारे में बताया ही नहीं। तब वीरू भाई कहते हैं कि तुमने बताया था कि तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। राका बोलता है अच्छा, पर पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा इस बारे में। जिसके बाद वीरू भाई राका से पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ कुछ तकलीफ तो नहीं, और रसोईया तुम्हें परेशान तो नहीं करता ना? राका कहता है नहीं तो। वो कहते हैं कि उसने कुछ कहा मेरे बारे में? राका कहता है नहीं मालिक, उसने कुछ नहीं कहा,
फिर वीरू भाई कहते हैं कि तुम्हारी शक्ल मेरे एक नौकर से मिलती है और तुम्हारी तरह ही बहुत ही समझदार था। पर इस रसोइये ने पता नहीं उसे क्या पट्टी पढ़ा दी और एकदम से पागल हो गया और अजीब हरकतें करने लगा। और जब हरकतें हद से ज्यादा बाहर हो गई, इसलिए मैंने ही उसे मार दिया और दक्षिण की तरफ उसे गाड़ दिया। उसी वक्त रसोईया वहां आ जाता है। तब वीरू भाई कहते हैं कि आ गया तू, चल मेरे लिए खाना लेकर आ। तब रसोईया बदतमीजी से कहता है कि 4 बार खिला चुका हूँ। तब वीरू भाई गुस्सा कर उसे बोलते हैं कि अतिथि के सामने मुझे अपमानित करता है दुष्ट, जा जाकर खाना लेकर आ। रसोईया फिर बदतमीजी से कहता है कि खाना खत्म हो गया है, रसोई में कुछ भी नहीं है। तभी जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती है। ये आवाज सुनकर राका डर जाता है। तब वीरू भाई रसोई से कहते हैं कि आवाज जंगली उल्लू की है, इसका मतलब किसी की मौत आने वाली है। तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता? रसोईया कहता है कि नहीं लगता डर। वीरू भाई गुस्से में कहते हैं कि आंख नीचे कर कुत्ते, पर रसोईया ऐसा नहीं करता। अचानक पूरा घर हिलने लगता है और अगले ही पल वीरू भाई रसोई का गला पकड़कर बैठे ही बैठे उसे हवा में लटका देते हैं, जिस वजह से उसका दम घुटने लगता है। राका को अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका बूढ़ा मालिक ये सब कैसे कर रहा था। राका उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तब वो उसे गुस्से में बोलते हैं चुप कर नीच जाति के, और वो अधमरा करके रसोइयों को छोड़ देते हैं और राका को गाना गाने के लिए बोलते हैं। राका ने अपने मालिक का ये बर्ताव पहले कभी नहीं देखा था, जिसके बाद राका रसोई के पास जाकर वीरू भाई के बारे में पूछने लगता है कि कौन है वीरू भाई और वो मेरी माँ को कैसे जानते हैं। तब रसोईया कहता है कि उसके लिए तुम्हें इस हवेली का इतिहास जानना होगा और उसके लिए तुम्हें चुट्टुलन कुट्टी महामंत्री के बारे में जानना होगा, जो अथर्ववेद के महाज्ञानी थे, जिन्होंने तपस्या करके देवी वाराही को प्रसन्न किया और देवी ने उन्हें एक जादुई बक्सा दिया जिसके अंदर एक चातन था। चातन एक शांत जीव होता है जिसके अंदर बहुत सारी जादुई शक्तियां होती है और एक चट्टुलम कुट्टी की हर इच्छा पूरी कर सकता था। पर चट्टुलम कुट्टी ने उस चातन पर बहुत अत्याचार किया। उसके अत्याचार से तंग आकर एक दिन चातन ने उसे कहा, मेरे मुख के अंदर देखो, तुम्हें नरक नजर आएगा। और नशे में धुंध चट्टुलम कुट्टी ने ऐसा ही किया और चातन ने उसके अंदर से उसकी आत्मा खींचकर उसे मार डाला और उसके परिवार को भी चातन ने बेरहमी से मार डाला। बहुत सारे मांत्रिक इस चातन को वश करने के लिए आए और कोई भी ऐसा नहीं कर पाया, जिसके बाद चुट्टुलम कुट्टी के आखिरी वंशज वीरू भाई ने चातन को अपने वश में किया। राका तुरंत कहता है कि हाँ, मैंने देखा है चातन को ऊपर वाले कमरे में। रसोईया कहता है कि अगर इसी तरह रात को तुम यहाँ वहाँ घूमते रहोगे तो एक दिन मुझे तुम्हें भी हवेली के पीछे दफनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने इस हवेली के नौकरों को दफनाया था जिन्हें वीरू ने मार दिया था। उसी रात वीरू भाई अपने मंदिर में बैठकर इंसानी राख को अपने शरीर पर लगा रहा होता है। तब राका देखता है कि वीरू के पास वही यक्षिणी आती है जो उसके दोस्त को खा गई थी। अगले दिन राका रसोई के पास आता है और कहता है कि इस हवेली से हम भाग जाते हैं, लेकिन रसोईया बिल्कुल भी नहीं मानता। इसलिए राका अकेले ही अपना सामान लेकर भागने की तैयारी करता है। तभी वीरू उसके कमरे में पहुंच जाता है और राका से पूछता है कि तुम कहीं जा रहे हो। तब राका कहता है कि मालिक, मेरी माँ अकेली है, इसलिए मुझे जाना ही होगा मालिक। तब वीरू कहता है कि तुम्हें रोका किसने है, पर इतनी भी भारी बारिश में तुम जाओगे कैसे। राका के कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि बाहर बारिश थी ही नहीं, लेकिन अगले ही पल बाहर बहुत सारी बारिश होने लगती है। रात को राका अपने कमरे में दुखी मन से लेटा होता है। तभी उसके पास रसोईया आता है और हवेली के निचले हिस्से में उसे लेकर जाता है, जहाँ पर शराब थी और दोनों शराब पीते पीते बातें करते हैं। राका कहता है कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, वो घर में अकेली है और ये मेरे कान की बाली उसकी ही निशानी है। और वो रसोई को पूछता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तब वो बोलता है कोई नहीं,
जिसके बाद राका अपने कमरे में सो जाता है। तब उसे उसके पास चातक आता हुआ दिखता है और अगले ही पल उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये उसका सपना था। वो उठकर रसोई में जाता है, वहाँ पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो बाहर देखता है कि रसोईया एक नई कब्र खोद रहा है। राका डरते हुए उसे पूछता है कि तुम एक गड्ढा क्यों खोद रहे हो? रसोईया कुछ भी नहीं बोलता। राका उसी पल डर कर हवेली से भागने लगता है, लेकिन तभी हवेली से कुछ ही दूरी पर जाकर अचानक से उसके पेट में बहुत सारा दर्द होने लगता है और उसे खून की उल्टी होती है और अचानक से बूढ़ा होने लगता है। पर वो ना चाहते हुए भी किसी तरह फिर से रेंगता हुआ हवेली की चौखट पे आ जाता है। तब वीरू भाई उसे कहते हैं कि मुझे बिना पूछे कहाँ जा रहे थे? पूछ कर जाते तो खून की उल्टियां नहीं होती। तब राका कहता है कि मालिक मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन मालिक अब मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दे दीजिए। तब वीरू भाई कहते हैं कि तुम्हारा अनुमति लेने का ढंग हमें पसंद नहीं आया, थोड़ा और अच्छे से अनुमति ले लो। राका अपने हाथ वीरू भाई के पैर पर रख कर गिड़गिड़ाते हुए अनुमति मांगता है, पर वीरू भाई हंसते हुए कहते हैं कि प्रस्थान की आज्ञा नहीं मिलेगी। थोड़ी देर बाद राका की रसोई में आग खुलती है। तब रसोईया कहता है कि आज तक कोई भी इस हवेली की चौखट पार नहीं कर पाया। एक जाल है, जितना निकलने की कोशिश करोगे उतना ही फंसते चले जाओगे। ऐसा जाल है जो धीरे धीरे तुम्हारी हर याद मिटाता चला जाएगा। तब रसोईया राका को पूछता है, तुम्हें याद है कि तुम इस हवेली में कब आए थे? राका बोलता है, कुछ दिन पहले। रसोईया बोलता है, कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले? तो अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? पर राका को उसका नाम तक याद नहीं था। तब राका कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तब रसोईया कहता है कि मैं शब्दों से तुम्हें नहीं समझा सकता, बल्कि तुम्हें कुछ दिखा सकता हूँ। जिसके बाद रसोईया राका को ऊपर वाले कमरे में लेकर जाता है, जहाँ पर चातन को रखा गया था, जहाँ पर एक ढकी हुई लाश थी। और रसोईया कहता है ये आदमी भी इस हवेली के जाल में फंस गया और अपना नाम, अपना लक्ष्य, सब कुछ भूल गया। उसकी ये हालत हो गई कि वो पूरी तरह से पागल हो गया, इसलिए उसे इस तरह से जंजीर से बांधना पड़ा। और ये लाश और किसी की नहीं बल्कि इस हवेली के मालिक वीरू भाई की है। और जो अब हमारे बीच है वो वीरू का रूप लेकर बेटा चातन है। उसके पास जो कोई भी आता है उसे वो अपने जादू से वश में कर लेता है। उसने अपने चारों तरफ एक जादुई जाल बनाया है जिसका वो मालिक है। हम भी इसी में फंसे हुए हैं। और हवेली के पीछे रसोईया ने जो गड्ढा खोदा था उसमें वो वीरू भाई की लाश को गाड़ देता है। फिर वो राका को बताता है कि यहाँ से निकलने के लिए एक रास्ता है। इस हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना है जिसमें एक कमरा है जिसका दरवाजा एक लोहे की मजबूत ताले से बंद है। ताले के छेद से देखने पर अंदर एक अखंड ज्योत दिखती है जिससे इस चातन को शक्ति मिलती है। चातन का कमरा इस कमरे के ठीक ऊपर ही है जिसकी वो हमेशा सुरक्षा करता रहता है और हमें इस अखंड ज्योत को बुझाना होगा। तब राका कहता है कि आखिर इस कमरे की चाबी है कहाँ? तब रसोईया कहता है कि मैंने पूरी हवेली छान मारी पर मुझे चाबी कहीं दिखाई नहीं दी। मुझे लगता है इसकी चाबी कहीं खो गई है या फिर जंग लगकर खत्म हो गई है। लेकिन राका कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है चाबी यही कहीं है और चातन को ये जरूर पता होगा। अगले दिन राका वीरू के भेष में जो चातन था उसे 64 खेलने के लिए कहता है, लेकिन चातन कहता है कि तुम्हारे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। तब राका कहता है कि है ना एक चाबी। तभी चातन शौक होकर अपने कमर पर हाथ रखता है और पूछता है कौन सी चाबी और तुम्हें कैसे पता? पर राका बात को बदलता है और कहता है कि मेरे किस्मत की चाबी। तब चातन कहता है कि तुम बार बार अपने किस्मत को दांव पर नहीं लगा सकते और उसे खेलने से मना करके वहां से चातन चला जाता है। अब राका समझ गया था कि चाबी वीरू यानी कि चातन के पास ही है। उसके बाद राका रसोई को कहता है कि मैं किसी भी हाल में उस चाबी को हासिल करके रहूंगा
और आज रात ही हम यहाँ से निकलेंगे। आप बस आज रात स्वादिष्ट भोजन और ढेर सारे मदिरा का इंतजाम कीजिए। रसोइया कहता है कि मैं ये सब तो कर लूंगा, पर याद रहे कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब रसोइया खाने की तैयारी में लग जाता है। तभी वहां पर वीरू भाई यानी कि चातन आ जाता है और उसे कहता है कि तुमने राका को तलघर की मदिरा क्यों पिलाई? ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और वो उसकी गर्दन पकड़कर उसे कहते हैं कि अब तुम और एक गड्ढा खोदो उसके लिए, और वहां से वो चले जाते हैं। जिसके बाद रात को भोजन के बाद राका वीरू को एक गाना सुनाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मुझे मारने वाले हैं, लेकिन मरने से पहले मेरी एक इच्छा है। मालिक, मैं आपका असली रूप देखना चाहता हूँ। तब वीरू मना करते हुए कहता है कि उसका समय अभी नहीं आया, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। राका पानी लेने के लिए रसोई में जाता है और देखता है कि रसोईया गायब था। तब दुखी मन से राका वहीं पर बैठ जाता है। तभी वहां पर उसे एक चाकू दिखता है। उसे लेकर वो वीरू के पास जाता है जिसे मदिरा पीने से नशा चढ़ गया था। तब उसे सोता देख राका चाबी ढूंढने लगता है, वीरू की छानबीन करने लगता है। और तभी वीरू भाई जाग जाते हैं और कहते हैं कि लगता है तुम्हारा आखिरी समय आ गया है। फिर वो राका को गले से पकड़ लेते हैं और मुंह खोल लेते हैं, जिसके अंदर एक बहुत तेज रोशनी चमकने लगती है। वीरू भाई राका की आत्मा को खींचने लगते हैं कि तभी वीरू को दरवाजे के खोलने का एहसास होता है। वो राका को छोड़ देते हैं और उन्हें एहसास हो गया था कि किसी ने उस अखंड जोत वाले कमरे को खोल दिया था। असल में रसोइया भागा नहीं था। दिन के समय जब वीरू रसोइये के पास आया था, तब रसोइये ने उनकी कमर से चाबी चुरा ली थी और वही कमरे के अंदर घुस चुका था जहां वो अखंड जोत थी, और वो उस अखंड जोत को बुझा देता है और अगले ही पल पूरी हवेली में अंधेरा छा जाता है और वीरू चीखते हुए गायब हो जाता है। राका अंधेरे में वीरू के मंदिर के पास पहुंचता है जहां वो तंत्र मंत्र करता था। वहां रसिया भी आ जाता है। उसे देखकर राका उसके गले को पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। रसोइया राका को समझाता है कि ये वक्त बहस का नहीं है, वो शैतान अभी कमजोर है, उसे हमें सूर्य उदय से पहले इस जादुई संदूक में बंद करना होगा, नहीं तो सूर्य उदय के बाद वो फिर से शक्तिशाली हो जाएगा और वो हमें मार डालेगा। जिसके बाद ये दोनों तलघर में वीरू को ढूंढने लगते हैं। उन्हें वो उसी जगह छुपा मिलता है जहाँ पर वो अखंड जोत थी। रसोइया वीरू के भेष में चातन को बाहर निकलने के लिए कहता है। चातन बाहर आ जाता है और कहता है कि तू नीच जाति वाला है, मुझे आदेश देने वाला तू कौन है? रसोइया चातन को बताता है कि वो कोई नीच जाति का नहीं है, बल्कि वीरू भाई का ही पुत्र है। उसकी माँ वीरू भाई की दासी थी। वो चातन को कहता है कि मैं इस हवेली को तुम्हारे चंगुल से आजाद करके ही रहूंगा। चातन हंसने लगता है और फिर इन दोनों पे हमला करता है। रसोइया एक तरफ गिर पड़ता है और चातन राका को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जब राका उस पर चाकू से हमला कर देता है तो चातन के हाथ के आर पार हो जाता है। तभी रसोइया मशाल से चातन पर हमला कर देता है। उसी वक्त राका चाकू को चातन के हाथ से निकालकर उसके पेट में घुसा देता है, लेकिन उससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब गुस्से से आग बबूला चातन राका के गले को पकड़ लेता है तो फिर से रसोइया चातन पर मशाल से हमला करता है। चातन राका को फेंक देता है और रसोइयों पर हमला कर देता है। अचानक मशाल बुझ जाती है। थोड़ी देर बाद राका को होश आता है, तब उसके आसपास कोई नहीं होता, लेकिन चातन के हंसने की आवाज राका को चारों तरफ सुनाई देती है। तब राका तुरंत मशाल को उठाकर वहां से भागने लगता है और रसोइया तलघर के किसी दूसरे ही हिस्से में पहुंच गया होता है। तब अचानक उसके आसपास की जगह गोल गोल घूमने लगती है। उधर राका एक गली से आगे बढ़ते हुए एक जगह आकर रुक जाता है जहां आगे जाने का रास्ता ही नहीं होता। वो फिर से पीछे जाने लगता है तो पीछे का रास्ता भी बंद हो जाता है। तब अचानक उसके ऊपर की छत नीचे आने लगती है तो उसे लगता है अब वो यहीं पर मारा जाएगा, पर एक टाइम पर वो छत रुक जाती है। राका के पास बहुत कम जगह बची थी।
और डर के मारे रोने लगता है। तो उसकी मशाल भी बुझने लगती है और फिर अंधेरा छा जाता है। और इधर रसोईया के चारों तरफ पूरी जगह गोल गोल घूम रही थी, जिसके कारण वो ऊपर से नीचे बार बार गिर रहा था। एक बार वो गिरता है और उसकी आंखें उसी कक्ष में खुलती है जहां पर इन दोनों ने चातन पर हमला किया था। रसोईया तुरंत जमीन पर पड़े चाकू को उठा लेता है। वो चारों तरफ देखता है, वहां कोई नहीं होता। फिर वो हाथ को काट कर खून को जमीन पर गिराता है और मंत्रों का जाप करता है। और उधर एक जगह दीवार टूटती है और राका वहां से बाहर आता है। तभी रसोई को अपने पीछे किसी के रोने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर अपने पिता को पाता है। वो कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें मैं पिता का प्यार नहीं दे पाया, इसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। बेटा आओ, मेरे गले लग जाओ। लेकिन रसोईया कहता है, चातन, मैं जानता हूँ कि तुम हो और मैं तुम्हारे बहकाव में अपने पूर्वजों के भांति नहीं आने वाला। तब रसोईया राका को तुरंत उस जादुई डिब्बे को खोलने के लिए कहता है। राका ये सब करने लगता है। तब चातन उसे कहता है कि ये सब करोगे तो ये तुम्हें मार देगा। ये रसोईया मुझे डिब्बे में बंद करने के बाद तुम्हें मार देगा। रसोईया कहता है कि राका तुम इसकी बातों में मत आओ। चातन कहता है कि मुझ पर काबू पाने के बाद ये मुझे तुम्हें मारने के लिए कहेगा। रसोईया फिर से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना, इसकी बातों पे ध्यान मत दो। तभी चातन रसोइये पर हमला कर देता है और उसको गले से दबाकर मारने लगता है। लेकिन अगले ही पल राका चाकू को सीधा चातन के सर में गाड़ देता है। चातन पूरी तरह से दर्द से कराहने लगता है। रसोईया तुरंत चातन की उंगली से अंगूठी निकाल कर रख लेता है। चातन उसे कहता है कि इस अंगूठी को मत पहनना, इसकी शक्ति तुम्हें बर्बाद कर देगी। ये किसी शाप से कम नहीं है। लेकिन रसोईया मुस्कुराते हुए चातन को आग लगा देता है। चातन का शरीर पूरी तरह से जलने लगता है और वो तड़पता हुआ चिल्लाता हुआ दूसरे कमरे में जा पड़ता है। और फिर अचानक चातन का जला हुआ शरीर हिलने लगता है, जिसके अंदर से चातन असली रूप में बाहर आता है। उसे देखकर रसोईया कहता है कि आज से तेरा मालिक मैं हूँ। कहकर वो वही अंगूठी पहनने लगता है। तभी राका उसे रोकता है और कहता है कि नहीं, आप इस अंगूठी को मत पहनिए। इस अंगूठी को पहनने वाला शक्ति को पाकर भ्रष्ट हो जाता है और हम जैसे गरीब लोगों पर अत्याचार करता है। मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। रसोईया कहता है कि मेरा हाथ छोड़, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगा। लेकिन राका उसका हाथ नहीं छोड़ता और इन दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। रसोईया राका पर मशाल से हमला करता है और राका चाकू से, और इस लड़ाई के दौरान इनके चारों तरफ आग लग जाती है। और फाइनली राका रसोई के हाथ से अंगूठी गिराकर उसकी छाती में चाकू घुसा देता है और इस सब कुछ चातन वहां से छिपकर देख रहा होता है। रसोईया नीचे गिरता है और एक पत्थर से राका के चेहरे पर वार कर देता है और फिर चाकू को राका की पीठ में गाड़ देता है। और अंत में राका जैसे तैसे रसोई को गिराकर अंगूठी को हासिल कर लेता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इनके चारों तरफ बहुत ही भयानक आग लग चुकी थी और तलघर की छत इनके ऊपर गिर जाती है। और अगले दिन चमत्कारी रूप से राका हवेली के बाहर निकल आता है और जंगल में आगे बढ़ता है। तभी पूरी तरह से जला हुआ रसोईया राका पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। तभी वो चौंक कर रुक जाता है और डर के मारे पीछे उठने लगता है। रसोईया कहता है कि तुम राका नहीं हो। वो कान की बाली बाएं कान में पहनता था, लेकिन तुम्हारे दाएं कान में बाली है। और वो डर के मारे जंगल में पहुंच जाता है और एक नदी के पास पहुंच जाता है और नदी को पार करने लगता है। तभी अचानक उसके सामने कोई आ जाता है और उस पर गोली चलाकर उसे मार डालते हैं। असल में ये लोग पुर्तगाली होते हैं जो राका जैसे भागे हुए गुलामों की तलाश कर रहे थे। ये लोग रसोई को मार कर नदी पार कर कर आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ राका के रूप में चातन पानी पीता है और फिर से अंगूठी पहन लेता है। इसके बाद उसे पानी में अपनी परछाई में वीरू भाई मुस्कुराते हुए दिखते हैं और इसी सीन पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।